हेलो माय स्टूडेंट्स, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। और अब मैं अपने वीडियो के क्रम में, चूँकि बच्चों में बड़ी घबराहट मैंने देखी कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम से जो ही पेपर में पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा तो ही वो बड़ा नर्वस सा फील होने लगे और क्लास में कहने लगे, सर अब तक तो हमने सब्जेक्टिव पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा। मैंने कहा भाई सब्जेक्टिव में ही ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है। मैंने उसमें कई बार उनको समझाने का प्रयास भी किया है कि जब आपको सब्जेक्टिव में कोई भी चैप्टर है A to Z आपको सब आता उसमें है तो ऑब्जेक्टिव तो उसी से बनेगा। और इसीलिए मैंने सोचा आज कि मैं कुछ एक लेक्चर जो कोर्स पढ़ाया गया है फर्स्ट सेमेस्टर का BSc पार्ट 1 का कम से कम उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं उन्हें सिखाऊं कि कैसे वो सब्जेक्टिव ज्ञान तो उनको है ही है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और कैसे उसका आंसर दे सकते हैं। तो उसको मैं 4-6 वीडियो उनके लिए चाहता हूं कि बना दूं जिससे उनका ये भय खत्म हो जाए। जैसे कि फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय, अब आपने पढ़ रखा है कि फ्री रेडिकल जो है बॉन्ड फिशन दो तरह का होता है, हमने पढ़ा रखा है आपको। एक बॉन्ड फिशन कहलाता है होमोलिटिक और एक कहलाता है हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक में जो इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा है वो बराबर होता है और दोनों पार्टनर के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है और ऐसे जो स्पीसीज है उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। तो उसी से क्वेश्चन इस तरह मान लीजिए आ गया कि फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय, फ्री रेडिकल पैदा होता है कैसे। तो उसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ कि होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से होता है, दूसरा कि हेट्रोलिटिक से होता है, तीसरे में बना देगा कि हाँ दोनों से हो सकता है, चौथे में बना देगा कि जो ऊपर सब हम बात कर रहे हैं उसमें किसी से नहीं हो सकता है। तो आपको चूंकि ज्ञान है कि जब भी होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा तो आपको फ्री रेडिकल जनरेट होगा, तो आप अपना आंसर जो है वो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन पे क्या करेंगे, लगा देंगे, यही ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आपके लिए। तो इसमें कहाँ आपको कठिनाई आ रही है। तो अगर आपको सब्जेक्टिव नॉलेज है तो आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि बीइंग ए टीचर मैं पेपर भी बनाता हूं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का कॉपी भी जांचता हूं, ये कार्य ही हमारा है और पढ़ाता भी आपको। मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की, कि आपसे वो पूछता है कि जो फ्री रेडिकल के बारे में ही, कि फ्री रेडिकल के पास जो उसका फ्री रेडिकल का जो कार्बन है, मान लीजिए कार्बन वाला फ्री रेडिकल है, मान लीजिए कि फ्री रेडिकल आपके पास एग्जाम्पल के लिए CH3 है, ये फ्री रेडिकल है। अब आपसे पूछता है कि इस फ्री रेडिकल में जो कार्बन है वो कैसे हाइब्रिडाइज्ड है, वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, या sp2 है, या sp3 है, या sp3d है। तो आप जानते हैं, पढ़े हुए हैं पहले, कि फ्री रेडिकल में जो हाइब्रिडेशन है वो क्या होता है, sp2 होता है। तो आंसर आप लगा देंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपका है कि ये सब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं जिनको आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कि AlCl3, मान लीजिए आपको अगला क्वेश्चन कह रहा है कि AlCl3 क्या है। आपसे कहता है कि AlCl3 इज, नंबर ऑप्शन 1 देता है कि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल। दूसरे ऑप्शन में कहता है कि न्यूक्लियोफाइल है, तीसरे ऑप्शन में आपसे कहता है कि ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है। चौथे ऑप्शन में आपसे कहता है कि ये कैटायन है,
सिंपल कैटायन है। तो आपको पता है कि AlCl3 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि Al के बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 से इसने साझा कर रखा है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन से अगर कम है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी वाला। तो हम लोग अपना निशान लगा देंगे कि भाई AlCl3 जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि भाई AlCl3 हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इसी तरह से आज मैं इन्हीं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में जो ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं उन्हीं की चर्चा आपके साथ कर रहा हूं कि NH3 इज क्या है। NH3 द फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियोफाइल। तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया उसने कि ये फ्री रेडिकल है। चौथा ऑप्शन आपसे कह दिया कि ये कार्बेनायन है। तो आपको ज्ञान चुकी है कि NH3 में N के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 3 के साथ ये साझा कर लिया है। तो इसका ऑक्टेट भी पूरा है नाइट्रोजन का, और दूसरी जो कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं, तो रिच भी है, क्योंकि इसके पास 3 लोग तो साझा किए, 2 बचे हुए हैं। लोन पेयर लिखा तो भी, नहीं लिखा तो भी आप हाई स्कूल की बॉन्डिंग के सहारे जान सकते हैं, और तब इसको हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहेंगे। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या होती हैं, न्यूक्लियोफाइल होती हैं। तो अगर आपको ज्ञान है तो ऑब्जेक्टिव में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। NH3 क्या है, न्यूक्लियोफाइल 2 ही तरह के हैं, ही आपने पढ़ रखा है, या तो निगेटिवली चार्ज्ड हैं, या तो उनके पास क्या है, ऑक्टेट भी पूरा है और साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन है इसी में कि CH2 जैसे है, CH2 ... ये हमारी कार्बीन है। तो कार्बीन इज क्या है ये, तो मैंने कई बार आपको समझाया है कि ये लोन पेयर देख के डोंट कंफ्यूज, क्योंकि NH3 में आपने इनके पास लोन पेयर देखा, H2O में O के पास लोन पेयर देखा, तो धीरे धीरे मन में आपके बैठ गया कि जहाँ पे लोन पेयर है, जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियोफाइल है। पहली शर्त आप भूल गए कि पहली शर्त है कि भाई जो हमारा एटम है सेंट्रल, उसके पास बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो आप ध्यान से देखिए, इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिनमें से 2 से साझा किया है। तो लोन पेयर तो है, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन के पास, 6 ही हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो CH के बारे में पूछ सकता है कि कार्बीन क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये इलेक्ट्रोफाइल है क्या, इट इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल है, या दूसरा कह सकता है ये न्यूक्लियोफाइल है, या आपको कह सकता है कि ये कैटायन है। अगला ऑप्शन आपसे कह सकता है कि ये एनायन है। आपको पता है कि कैटायन तो वहाँ कहेंगे जहाँ प्लस चार्ज है, एनायन वहाँ कहेंगे जहाँ माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ कहेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो निश्चित रूप से CH2 के पास, C के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से जो एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन बनाता है, उसमें जो आप गलत सोचते हैं वो आंसर भी वो दिए रहता है उसमें। और इसलिए अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आपको गलत करने के चांस होंगे। क्यों? क्योंकि जो आप गलत आंसर सोच रहे हैं, अगर वो आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं है, तब तो फिर आप दोबारा देखेंगे, तिबारा देखेंगे, सतर्क होंगे। लेकिन अगर वो ऑप्शन दिखाई पड़ गया, तब आप कहेंगे कि जो मैं सोच रहा हूँ वो आंसर में है, और तब चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप गलत कर लें। इसलिए मेरा ही मानना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव रट के एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते हैं। इसलिए हर चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव आपको करना है
वो फंडामेंटल आपका अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्टिव लिखने से ज़्यादा कठिन है ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि अगर आपको अंदर तक A to Z नहीं आ रहा, नॉलेज सब कुछ नहीं आ रहा है, तो आप गलत कर जाएंगे और तुक्केबाजी से पास नहीं होंगे कि हाँ आपने लगा दिया जय हनुमान जी बोल के। इट इज़ वेरी रेयर। जल्दी आमतौर पर देखा गया है कि ये सही ही नहीं होता। ईश्वर इसको प्रेशर नहीं देता। अगर आपने मेहनत नहीं किया है और आप सोचें कि हम तुकबंदी से कर दें, नो, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए मेरी ये राय है आपको कि आप हर एक आर्टिकल को, जैसे कार्बोनियम आयन पढ़ना है तो कार्बोनियम आयन क्या है, उसका हाइब्रिडेशन क्या है, उसके एंगल क्या है, वो सारी चीज़ आप पढ़िए, एक एक चीज़ पढ़िए। और सब चीज़ बुक में अवेलेबल है, वीडियो में अवेलेबल है। मान लीजिए अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ रिएक्शन इंटरमीडिएट से ही कि CH3 इट इज़ व्हाट? इट इज़ ए CH3 इज क्या है? ये कार्बोनियम आयन है, कार्बो कैटायन जिसको कहते हैं, कैटायन है, या कार्बो एनायन है, कार्बन आयन है, कार्बेन कार्बन आयन है। सेकंड ऑप्शन है कि ये आपका कार्बन आयन है। थर्ड ऑप्शन आपका है, मान लीजिए उसने दे दिया कि CH3 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। फोर्थ ऑप्शन में उसने दे दिया कि कार्बोकैटायन भी है और इलेक्ट्रोफाइल है। इट इज बोथ, इट इज बोथ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन एंड इलेक्ट्रोफाइल है। तो आप देख रहे हैं कि CH3 प्लस कार्बोकैटायन है। दूसरा है कार्बोकैटायन में अगर आगे उसने जोड़ दिया है कि कार्बोकैटायन, या इसको ऑप्शन को हटा दें, इस तरह का आपके कोर्स में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपसे कहता है अगला ऑप्शन जो आपको दे देता है कि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, कार्बोकैटायन जो है न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बोकैटायन है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और इसको इलेक्ट्रोफाइल को हटा देता है, वो आपको लिख देता है मान लीजिए कि एनायन है। तो आप देख रहे हैं कि CH3 प्लस जो है वो कार्बोकैटायन है, न तो ये कार्बन आयन है, न कोई साधारण एनायन है, न ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या है? कार्बोकैटायन। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन देता है कि NO2 प्लस जो नाइट्रोनियम आयन है, NO2 प्लस को अगर वो कहता है कि ये NO2 प्लस अगले क्वेश्चन में कि इट इज़ क्या है, ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन है। सेकंड में अगर ये कहता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरे में, तीसरे में कहता है मान लीजिए कि ये कार्बन आयन है, कार्बन आयन है। फोर्थ में कहता है कि ये फ्री रेडिकल है। तो आपको पता है कि ये जितने भी प्लस चार्ज वाले हैं ये इलेक्ट्रोफाइल हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनियम आयन नहीं है, कार्बोकैटायन नहीं है, क्योंकि कार्बोकैटायन के लिए प्लस चार्ज किस पे उपस्थित होना चाहिए? कार्बन पे, और कार्बन पे है नहीं। तो ठीक है, ये नहीं है, या नहीं, ये नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है। इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है कार्बोकैटायन से ही कि वो पूछ लेता है
कि जो कार्बोकैटायन है उसका हाइब्रिडेशन क्या है, CH3 जैसे है मिथाइल कार्बोकैटायन, है ना, इज हाइब्रिडाइज्ड करके पूछ लेगा आपको, हाइब्रिडाइज्ड ऑप्शन दे देगा आपको कि कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp है, sp2 है, sp3 है, ये फोर्थ में दे देगा मान लीजिए आपसे कि हाँ sp3d है। तो बिल्कुल आपको पता है, ये ज्ञान आधारित है कि CH3 के जितने भी कार्बोकैटायन वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो तुरंत आप आंसर लगा देंगे। तो ये सब रहे इंटरमीडिएट्स जिनका आपको नॉलेज है, और आप सब्जेक्टिव में वीडियो में जाएं, सब्जेक्टिव नॉलेज लें। मैंने कई बार बताया है कि मेरी जो वीडियो है उसका चैप्टर में आप घुस के देखें, ये चैनल है, मैंने कई बार इसको रिपीट किया हूँ, कमल के और ये श्रीवास्तव, ये चैनल है। इस चैनल पे आप YouTube में जाएं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय डॉक्टर के श्रीवास्तव करते चैप्टर्स आने लगेंगे। मैंने प्रयास किया है कि आपके कोर्स का ऑर्गेनिक का प्रत्येक चैप्टर हमने डालने का प्रयास किया है, और उसके बाद भी अगर कन्फ्यूजन होता है, पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है, तो मैंने आपको कई बार अपना नंबर भी नोट कराया है कि ये मोबाइल नंबर 9412012236 है, इस पे आप, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पे आप अपने क्वेश्चंस को लिख के मुझसे आंसर जान सकते हैं, और आंसर पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और कोई फीस इसकी नहीं है। ये पूरी तरह से बीइंग ए शिक्षक आपकी सेवा के लिए मैं समर्पित हूँ पूरी तरह से। आप मुझसे जब चाहें, बशर्ते मैं उस समय खाली रहूँ, तो बिल्कुल मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूंगा। आंसर तो मैं दे दूंगा, एक लंबा अनुभव, इन केस अगर इमीडिएट नहीं दे पाया, कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मुझे हरदम आती ही है, तो ठीक है, मैं कह दूंगा आपसे कि ठीक है, मैं भी बुक कंसल्ट करूंगा और फिर इसके बाद आपको मैं आंसर दूंगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में बड़े बच्चे आज मुझे मिले थे कई कि सर सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, और उनको बड़ी परेशानी हो रही थी कि सर अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो पढ़ाई तो ऑब्जेक्टिव की तरह से हुई नहीं है, क्या करें क्या न करें। तो मैंने कई बार समझाया है कि अगर आपको नॉलेज है तो क्या सब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव, आपको सब्जेक्टिव अगर आता है तो आपको ऑब्जेक्टिव भी आएगा ही आएगा, इसकी गारंटी है। तो ये आप लोगों को राय है मेरी, मैं काउंसलिंग भी आपको करता हूँ बीइंग ए टीचर, कि बिना घबराए आप किताब को कंसल्ट करिए। किताब भी पढ़ने का अगर आपको लगता है कि आपको दिक्कत हो रही पढ़ने में, फंडामेंटल आपका क्लियर नहीं नीचे से है, तो निश्चित रूप से मेरी जो वीडियो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने अपने एक लंबे अनुभव को उसमें पिरोया है। जैसे आप किसी जानकार के पास जाते हैं तो आपको लगता है अरे इतने तो तुरंत बता दिया, इसमें कौन कठिनाई थी, लेकिन नो, उसको बताने के पीछे उसके बहुत लंबे दिनों का जो उसका अनुभव उसमें निहित है। तो मेरे भी इस पढ़ाई में एक लंबे अनुभव का निश्चित रूप से असर है। तो आप लोगों के लिए ये मिक्स लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरी एजुकेशन तो सारी इंग्लिश में ही हुई है। मैंने BSc ऑनर्स, MSc, PhD सब काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, जिसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU कहते हैं, पढ़ा है। लेकिन मैं जान के अपनी ऑडियंस के लिए, अपने लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश में अभी लेक्चर्स मिक्स में देता हूँ। आगे चल के नो डाउट बहुत सारे लोगों की डिमांड है, खासकर कुछ छात्र जो विदेशों में हैं, US में हैं, वो ये कहते हैं कि सर आप 100% इंग्लिश में अगर दें तो और भी अच्छा होगा। तो ठीक है, उनके लिए भी, या CBSE बोर्ड के बच्चे, उनके लिए भी मैं इंग्लिश टू इंग्लिश 100% दूंगा। लेकिन आप लोगों के लिए, BSc के लिए, इवन देन CBSE बोर्ड के बच्चे जो इंजीनियरिंग के बच्चे, उनको मिक्स लैंग्वेज अच्छी लगती है। यहाँ से लेके कोटा तक के जितने बच्चे मुझे मिलते हैं
उन सब लोगों के लिए मिक्स लैंग्वेज ही अच्छी लगती है। और ऐसे भी कहावत है कि अपनी लैंग्वेज में हर चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। तो आज के लिए बस इतना ही, एक झलक है ऑब्जेक्टिव की, लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव वीडियोस डालूंगा आपके लिए बीच बीच में, हर 2-3 दिन में आपके लिए ऑब्जेक्टिव वीडियो मैं डालूंगा। बिना डरे आप क्वेश्चंस को करिए और देखिए, आपको किताबों में भी पीछे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, आप सभी क्वेश्चन कर लेंगे। और इसी आशा के साथ और इसी आशीर्वाद के साथ मैं आज की वीडियो को बस थोड़ा सा पढ़ा के ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू। ओके है।